अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ फॉर ऑल और मैं हूं डॉक्टर सिप्तैन। क्या वो बच्चे जिनके सर टेढ़े होते हैं वो पीर फ़कीर होते हैं, या वो बच्चे किसी दरबार के लिए वक्फ़ कर दिए जाएं, या उन बच्चों को गदागरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या वो बच्चे वालिदैन की किसी गुनाह का अज़ाला होते हैं। आखिर क्या वजह है कि कुछ बच्चों के सर बचपन में ही टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और वो सारी उम्र एक सोशल स्टिग्मा यानी एक किस्म की हेजिटेशन का शिकार रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये बच्चे जिनकी खोपड़ी यानी सर टेढ़ा होता है और साथ में चेहरा भी टेढ़ा हो जाता है, और वो बच्चे समाजी तौर पे इतने एक्टिव और इतने कारगर नहीं होते हैं, क्या इसमें उन बच्चों का ख़ुद का कसूर है या वो वाकई किसी पीर फ़कीर की बद्दुआ से पैदा होते हैं? तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल इन पे कोई जिन भूत का साया नहीं होता, कोई इसको परी ने हाथ नहीं लगाया होता, ना ये किसी पीर फ़कीर की बद्दुआ होती है, बल्कि ये एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं क्रेनियोसाइनोटोसिस। क्रेनियोसाइनोटोसिस क्या है? इंसान की खोपड़ी और फेस के 22 बोन्स हैं, यानी 22 हड्डियां हैं, जिनमें 8 बड़ी हड्डियां हैं जो कि खोपड़ी में होती हैं, और जो स्कल की यानी खोपड़ी की बड़ी हड्डियां हैं, इन बड़ी हड्डियों के दरमियान एक फ्लूइड होता है जो कि 2 साल की उम्र तक उन हड्डियों के दरमियान रहता है और आहिस्ता आहिस्ता वो 2 हड्डियों को आपस में जोड़ देता है। लेकिन ऐसे बच्चों में ये जो फ्लूइड होता है ये जल्दी जुड़ना शुरू कर देता है, और बच्चे की जो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं वो वक्त से पहले जुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जिस सिमत में वो हड्डियां जुड़ती जाती हैं उस सिमत में उसका सर बग़ैर किसी तनासुब के बढ़ना शुरू कर देता है। और इससे क्या होता है, उससे नीचे जो दिमाग होता है उसको प्रॉपर बढ़ने की जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से दिमागी अमराज जन्म लेते हैं, और इसके अलावा उसकी सारी लाइफ में ना सिर्फ फ़िज़िकल इश्यूज़ आते हैं बल्कि इंटेलेक्चुअल यानी दिमागी सलाहियतें भी उसकी मुतासर होती हैं। कैसे हम पता कर सकते हैं कि इस बच्चे का सर जो है वो गलत डायरेक्शन में बढ़ रहा है और इसको क्रेनियोसाइनोटोसिस है? तो चंद महीनों में पता चल जाता है कि बच्चे का सर जो है वो एक गलत शक्ल अख्तियार कर रहा है, या उस बच्चे के सर में नॉर्मली जो सॉफ्ट जगहें होती हैं, नरम जगह होती हैं, वो नहीं होती हैं, या कोई एक जगह ज़्यादा उभरी हो सकती है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। इसलिए साल के अंदर अंदर, चंद महीनों के अंदर अंदर ऐसे बच्चे का पता चलना मेडिकली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इलाज जितना पहले साल के अंदर यूज़फुल है और ज़्यादा है उतना बाद में नहीं है, और इसके इलाज स्टेप्स बाय स्टेप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ होते हैं कि कितनी बोन्स गलत जुड़ी हैं। अगर एक बच्चे के थोड़ा सा नॉर्मल सा बोन जुड़ी है तो उसमें तो जैसे ही उसके बाल बड़े होते हैं तो वो उसका जो सर का टेढ़ापन होता है वो उसका छुप जाता है, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसमें एक स्पेशल हेलमेट्स होते हैं, वो स्पेशल हेलमेट्स उनको पहना दिए जाते हैं, और जिन बच्चों का इन 2 में इलाज नहीं हो पाता उनकी सर्जरी करते हैं। लेकिन जो बच्चे लेट आते हैं डॉक्टर्स के पास उन बच्चों का कोई इलाज नहीं होता, और उन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। उनका जो सोशल स्टिग्मा है, उनका जो माशरे में बेचारों के साथ जो लोग उनके ऊपर फब्तियाँ कसते हैं, लोग उनको मुख्तलिफ नाम देते हैं, लोग उनको अपने दरमियान बैठने नहीं देते, वो बेचारे स्कूल में जाते हैं, उनकी जो इज़्ज़त नफ्स होती है वो मजरूह हो जाती है। अब उस इज़्ज़त नफ्स को बहाल करने के लिए ना सिर्फ उनके वालिदैन का
رول ہونا چاہیے، بلکہ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی رول ہونا چاہیے، اور ان کے والدین کو اور ہم معاشرے میں جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو ان کی نہ صرف کیریئر کونسلنگ کرنی چاہیے بلکہ اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کے یہ ایشوز ہیں، اور ان بچوں کو بھی ایک ریسپیکٹ دینی چاہیے اور ان کو اس گرتی ہوئی سیلف اسٹیم سے بچانا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے سیکشن میں کہ کس طریقے سے ہم اپنے تئیں کوشش کر سکتے ہیں کہ اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اس بیماری کی جو ایگزیکٹ وجہ ہے وہ ابھی تک بالکل پتہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سنگل جینیٹک ایشو، یعنی اس بچے کی اپنے ہی سنگل جین میں کوئی ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم رائز ہوتا ہے، اور دو ایسی معلومات بھی ہمارے تک پہنچی ہیں جس کی وجہ سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا اس پرابلم سے بچ پائیں۔ پہلی اس میں یہ ہے کہ اگر اس کی ماں، بچے کی ماں کو تھائرائیڈ ڈیزیز کا پرابلم ہے تو وہ تھائرائیڈ کی ایکٹیو ڈیزیز کے درمیان حمل کی طرف نہ جائے، یا وہ دوائی لے رہی ہے تو پہلے تھائرائیڈ ڈیزیز کی دوائی لے لے تو اس کے بعد وہ اپنے بچے کے لیے موو فارورڈ کرے۔ اگر وہ تھائرائیڈ ڈیزیز کے درمیان اس کا حمل ہو جاتا ہے یا اس کے علاج کے درمیان حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بچے میں کرینیوسائنوٹوسس کے، یعنی بچے کے سر کی کھوپڑی کی غلط شکل کا ہونا اس کے بچے میں زیادہ چانسز ہیں۔ دوسری ایک بہت بڑی وجہ کہ بعض خواتین مختلف گائنی کی ڈیزیزز میں اور حمل کے ٹھہرنے کے لیے کلومیفین سٹریٹ نام کی ایک ٹیبلٹ لیتی ہیں۔ اس کلومیفین سٹریٹ کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے یا حمل سے پہلے لی گئی ہو یا حمل کے شروع کے دنوں میں لی گئی ہو، اس کی وجہ سے بھی بچے میں اس طرح کی بیماری دیکھی جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ماں کی خوراک، ماں کی دوائی اور ماں کا پراپر چیک اپ حمل سے پہلے اور حمل کے دوران، اور بچے کا سکین ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمارا آنے والا بچہ کس طرح ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو ایسے دن دیکھنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت سلامتی والی اولاد عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔